और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं द 24 टाइम्स के स्पेशल शो द अनस्टॉपेबल स्पिरिट में। रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर अंजलि सोनी मैम का वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना फेमस, कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात भी उसको आपसे मिलाने के लिए कोशिश करती है। कई कंट्रीज घूम के आए हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कीनिया। को बॉस हो पर बॉसेस छोड़ना पड़ेगा। आपकी सेकेंड क्लास की कई मार्कशीट में हमने देखा था कि वहाँ आपका नाम पप्पी लिखा हुआ था। जो भी बच्चा एमए करता है अगर होशियार है तो वो आईएएस का एग्जाम भरेगा ही भरेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट चारू श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं द 24 टाइम्स के स्पेशल शो द अनस्टॉपेबल स्पिरिट में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ रही हैं जिनकी कहानी सुनकर आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने शो में वेलकम करते हैं रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर अंजलि सोनी मैम का। थैंक यू चारू। मैम, आपको आज हमारे साथ शो में ज्वाइन होके कैसा लग रहा है? चारू कहूँ तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और रियली आई फील प्रिविलेज टू बी हियर। थैंक यू सो मच मैम, इट्स एन ऑनर होस्टिंग यू हियर। अंजलि जी, अब आपके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ जाने तो आपकी लाइफ तो स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आपकी सेकेंड क्लास की कई मार्कशीट में हमने देखा था कि वहाँ आपका नाम पप्पी लिखा हुआ था। तो ये पप्पी से अंजलि तक का क्या सफ़र है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगी कुछ? हाँ चारू, एक्चुअली आप भी जानते होंगे कि बच्चों का एक पेट नेम तो बचपन में होता ही है। ऐसे ही मेरा भी था पप्पी। तो जब पेरेंट्स ने बचपन में स्कूल में नाम लिखाया तो पप्पी ही लिख गया। बाय द टाइम जब मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में आई तो पप्पी नाम मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। और उस समय एक कहानी की किताब महिलाओं की होती थी, सरिता, वो आती थी, मम्मी उसे पढ़ती थी। एक दिन वो कहानी पढ़ रही थी और उसमें एक कैरेक्टर था अंजलि। मैंने वो नाम सुना और मुझे इतना अच्छा लगा कि नेक्स्ट डे मैंने जाके टीचर से बोला कि मेरा नाम अंजलि कर दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या मम्मी ने ऐसे बोला है? मैंने कहा हाँ मम्मी ने बोला। और तो उनको कुछ जो भी उन्होंने उस समय सोचा होगा, उन्होंने नाम अंजलि कर दिया। जब मेरी फाइनल रिपोर्ट कार्ड आई तब घर में पता चला कि मेरा नाम शिफ्ट होके अंजलि हो चुका है। मतलब आपने मदर के बिहाफ पे ही अपना नाम चेंज कर लिया। ये बहुत अच्छी चीज थी। एंड वो कुछ बधाइयों वाला किस्सा भी था, वो बहुत फेमस है, हमने कुछ उसकी थोड़ी थोड़ी बातें सुनी, वो आप बेटर बता सकती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? हाँ चारू, लगता है तुम मेरे बारे में बहुत जानकारी करके आई हो। थोड़ी बहुत तो है। हाँ, एक्चुअली एक एग्जाम था, ओरल एग्जाम, जैसे बचपन में होते हैं अधिकतर ओरल या रिटन होते हैं। होते हैं। तो ओरल एग्जाम में टीचर ने जो जो क्वेश्चन पूछे मैंने सारे बता दिए। तो उन्होंने आगे से मुझसे पूछा कितने नंबर दे दूं? मैंने कहा 90। तो उन्होंने 90 दे दिए। और रिजल्ट कार्ड में मैंने देखा 90 ही थे। उस समय शायद मुझे उतना विश्वास नहीं हुआ होगा कि स्टूडेंट क्यों बताएगा और टीचर वही क्यों दे देंगे। बट उन्होंने मुझे 90 नंबर दिए। और आज जब मैं सोचती हूँ कि मैंने 90 ही क्यों मांगे, तो शायद अगर मैं इवेल्युएट करूँ तो अपने को कह सकती हूँ कि शायद मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। बहुत इजीली मांग सकते थे 100 एंड आपको मिल सकते थे। एग्जैक्टली। बट शायद मैं मांगने से ज्यादा देने में विश्वास करती हूँ। तो ये आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही हाईलाइटिंग ट्रेट है, क्योंकि आजकल के बच्चों से हम अगर पूछेंगे तो वो सीधे कहेंगे वो तो अगर 101 भी मांगेंगे तो आश्चर्य नहीं है। जी। सो अब अगर हम आपके बारे में जितना हम जान रहे हैं तो उतनी क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है। सो आप थोड़ा सा हमें अपनी हायर एजुकेशन के बारे में बताइए ना। हाँ, हायर एजुकेशन तो मेरी इलाहाबाद से हुई। वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और रिसर्च में भी एडमिशन लिया था, पर क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गई तो रिसर्च नहीं पूरी हुई। और उससे पहले मैंने स्कूलिंग वाराणसी से की और प्री स्कूलिंग 5th से 8th तक मैं अलीगढ़ में पढ़ी। ओके, सो मैम, जैसे आप बता रहे हो कि आपकी डिफरेंट प्लेसेस में आपने एजुकेशन कर ली है, तो इस एजुकेशन का जो आपके डिफरेंट प्लेसेस हैं उनके कल्चर का, उसका क्या एक्सपोजर आपको मिला है? निश्चित रूप से देखिए, जहाँ आप जिस परिवेश में रहते हैं उसका असर तो आप पे पड़ता ही है। और वाराणसी
और इलाहाबाद दोनों ही सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र हैं, कल्चरल हब है, जो एक तरीके से हब कह सकते है हैं। ना। तो और उस समय मेरी स्कूलिंग ऐसे था, 9 से 12 तक मैं वाराणसी में थी। तो जो एक वहाँ का सांस्कृतिक परिवेश है, जी, जी। जो संस्कार है, वो अगर मुझ में आए तो वो वहीं से आए। और मैं वहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। तो एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो एक पृष्ठभूमि तैयार हुई, वो वहीं तैयार हुई। ओके ओके, सो हम कह सकते हैं कि वहां से आपको इस लाइन में जाना है, इसलिए आपको एक राह मिली। बिल्कुल। हाँ जी। और इलाहाबाद तो आप जानते ही हैं, वो जी, जी। एजुकेशन का हब हाँ, है। हाँ। तो असली जो उड़ान है, हाँ, हाँ। वो वहां से पंखों जो को आपकी मिली। फाउंडेशन है वो वहीं से है। जी जी जी, बिल्कुल। और आगे चल के जो आप लाइफ में जैसे आज भी हैं, तो उसका अभी भी कुछ इम्पैक्ट है वहाँ के कल्चर का या वहाँ के कुछ एनवायरनमेंट का? आप कुछ मिस करती हैं वहाँ का? एग्जैक्टली जहाँ आप अपने जीवन के इतने इम्पोर्टेंट साल बिताते जी, जी। हैं, तो अगर हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे तो हो सकता है मेरी भाषा का स्लैंग आपको लगे कुछ इलाहाबाद का, कुछ वाराणसी का, तो वो तो वहाँ आता ही है। जी। और उसके साथ साथ एक आपका बहुत अच्छा बेस, उतने अच्छी जगह रहकर पढ़कर आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओवरऑल एक हो पाता है। ओके ओके, जी। सो हम कह सकते हैं जो आपकी रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं बनारस की एकदम सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। जी। और थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन हम आपके अटायर पे भी देख सकते हैं। जी, थैंक यू चारू। सो अब हम आगे थोड़ा सा बढ़े, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको जो सिविल सर्विसेज में जाना था उसकी भी कुछ स्टोरी है, फिर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस में आने का ये क्या जर्नी है? एक्चुअली इलाहाबाद में कोई भी सिविल सर्विस से नीचे सोचता नहीं है। जी जी। उस समय जब मैं वहाँ थी तब तो यही सिनेरियो था। तो जो भी बच्चा एमए करता है, अगर होशियार है, तो वो आईएएस का एग्ज़ाम भरेगा ही भरेगा। तो मैंने भी भरा और प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस एग्ज़ाम दिया। बाय द टाइम 1990 में मेरी मैरिज हो गई। तो क्योंकि हस्बैंड यूपी पावर कॉरपोरेशन में थे और आगे की लाइफ यूपी में ही मतलब चलनी थी, तो मैं सिविल सर्विस से स्टेट सर्विसेज पे मतलब शिफ्ट हो गई। फोकस मेरा इधर हो गया, क्योंकि जो एक संस्कार जो हमने घर से भी सीखे थे कि परिवार पहले है, कैरियर है नो डाउट, आपका सब चीज़ है, लेकिन सबसे पहले परिवार है। ओके। तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज, और ये हमको अपने परिवार से मिला। ओके, जैसे आप ये बात बता रहे हो, तो ये सारा सिनेरियो अराउंड 1990s का है, बट उस समय उतनी लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलती थी और ये फील्ड भी बहुत डिफरेंट था। आपकी फैमिली में भी कोई इस फील्ड से नहीं था, तो ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई या आपने इसी फील्ड में जाने को क्यों सोचा? एक्चुअली चारू, मेरे फादर गजटेड ऑफिसर थे और वो स्वयं बहुत लर्नेड पर्सन थे। उन्होंने अपने समय में यूपी पीएससी की परीक्षा क्वालिफाई की थी, पर कुछ ऐसा उस समय हुआ था कि सीट्स कम रह गई थी। वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी तुम्हें बताऊंगी। sure. तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। मेरे अलावा मेरे 4 भाई बहन डॉक्टर हैं, और मैं क्योंकि पापा से बहुत इंस्पायर्ड थी और उनकी चहेती भी थी, उनके ज़्यादा नज़दीक थी, तो उनका पूरा इन्फ्लुएंस मुझ पर आया। तो होता है ना कि जैसे पेरेंट्स जो चाहते हैं या जो उनकी इच्छाएं होती हैं वो बच्चों में कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आना चाहिए, और ईश्वर की कृपा है कि मैं इस फील्ड में आ पाई। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि आपने अपने पिता की अधूरी इच्छा को पूरा किया है और उनके सपनों को उड़ान दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन से दिस। मैम, अक्सर शादी के बाद देखा जाता है कि लड़कियों की पढ़ाई में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन थी और आपके इन-लॉज एंड हस्बैंड का क्या रोल था आपके इस स्टडीज में? हाँ चारू, ये तो आप सही कह रहे हो, और आज से 30-35 साल पहले स्थितियाँ थोड़ी डिफरेंट थी, पर मैं इस मामले में थोड़ी लकी थी। मेरे परिवार ने कभी मुझे पढ़ाई के लिए नहीं रोका। और तुमको बताऊँ, मेरा बड़ा वाला बेटा 2 या 2 ईयर का था, तब मैंने बीएड का एंट्रेंस निकाला और रेगुलर मैंने बीएड किया,
और उसके लिए मुझे न केवल अपने ससुराल से सपोर्ट मिला, मायके से भी मिला, और एनी हाउ मैंने रेगुलर अपना बीएड की पढ़ाई की। साथ ही इसमें ऑल इंडिया रेडियो में एक अनाउंसर का पद निकला था, तो मैंने वहाँ जाकर के भी टेस्ट दिया और उसमें भी क्वालिफाई हो गई। उसमें भी 1-2 एपिसोड किया, फिर कुछ ऐसा हो गया, इधर एग्ज़ाम मेंस वाला आ गया था, पीसीएस मेंस का, तो इधर आ गई। तो अदरवाइज़ मेरी पढ़ाई ऐसे 5 साल कभी रुकी नहीं, वो लगातार चलती रही। सो हम कह सकते हैं कि आपके हस्बैंड और आपके इन-लॉज का इसमें बहुत ही क्रूशियल रोल था। बिल्कुल। एंड ऑलमोस्ट आजकल की हर लड़की यही चाहती है, अपने हस्बैंड से सपोर्ट और एक्सपेक्ट यही करती है कि उसके इन-लॉज भी उसको मोटिवेट करें। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपके फैमिली, इन-लॉज एंड हस्बैंड का तो पूरा सपोर्ट था, बट एज एन इंडिविजुअल आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, या आपने कैसे मैनेज किया? मतलब हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 किड्स, तो ये सब आपने एज ए इंडिविजुअल लेवल पे कैसे मैनेज किया? एक्चुअली चारू, जब भी आपका कोई सपना है तो अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयास तो हमको ही करना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे पास पूरी प्रिपरेशन मेरे साथ थी। मैंने इसीलिए कहा गया ना, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो जो मैंने पढ़ा था बचपन से और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक, वो सारी तैयारी मेरे पास थी, केवल मुझे ब्रश अप करना था। और उसके लिए मुझे सबका सपोर्ट मिला। तो जब हम अपना 100% देने के लिए तैयार होते हैं, हम अपने सपनों को जीने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना फेमस, कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात भी उसको आपसे मिलाने के लिए कोशिश करती है। तो एग्जैक्टली ये यूनिवर्स भी फिर आपको उस तरीके के उसको पॉजिटिव वे में आपके साथ चलता है। हम कह सकते हैं कि आपने इस तरह से इसको मैनिफेस्ट किया हुआ था कि मुझे इस राह में जाना ही है। एंड मैनिफेस्टेशंस वर्क। जी मैम, जैसे कि हमें पता है कि अभी रिसेंटली 2024 में ही आपका रिटायरमेंट हुआ है। तो आपकी लाइफ में और डेली रूटीन में क्या चेंजेस आए हैं? क्या आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है? क्या आपने चेंजेस लाए हैं अपनी लाइफ में? एक्चुअली चारू, रिटायरमेंट जो है, अगर हम इसको 2 टुकड़े करके देखें तो रिटायर, जैसे कि टायर को रबड़ चढ़ाकर दोबारा सड़कों पर चलने लायक बना देते हैं, वैसे ही अभी क्या है, 60 साल में जब मैं रिटायर हुई तो अभी मेरे पास बहुत सारा अनुभव है और एनर्जी भी है। तो नाउ इट्स टाइम टू पे बैक सोसाइटी, और मैं वो कर भी रही हूँ। क्योंकि अगर शरीर से काम ना लो तो शरीर बेकार हो जाता है, दिमाग से काम ना लो तो दिमाग बेकार हो जाता है। तो इसको चलाते रहने के लिए ज़रूरत है कि आप शरीर से भी चलो, दिमाग से भी काम करो। मैंने अपनी सोसाइटी में एक महिलाओं का बैडमिंटन क्लब बनाया है, और हम उनके साथ सारी महिलाएं मिलकर अभी हमने एक न्यू ईयर प्रोग्राम कंडक्ट किया, जिसमें हमने बच्चों और महिलाओं को स्पेशली आगे आकर स्टेज दिया कि आप स्टेज पर आप आइए, आप परफॉर्म कीजिए। हम कह सकते हैं कि आप विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन को इंकरेज कर रही हैं। या ऑफ कोर्स, मुझे कहीं से प्रेरणा मिली, मैं आगे औरों के लिए प्रेरणा का मार्ग बनूं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और जैसा आप जानते होंगे, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पर अभी लगभग 140 वीडियोज़ में डाल चुकी हूँ। क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते रहते हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा मेंटल स्टेटस है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, उसको हम आज यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने ज्ञान को इस तरीके से, क्योंकि आजकल आप जान ही रहे हो सोशल मीडिया कितना, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो अगर जो लोग कहानी, अब तो स्टोरी बुक्स कोई पढ़ता भी नहीं है, तो ठीक है, इसी के माध्यम से लोग कहानी सुने, अच्छी अच्छी, जैसे जातक कथाएं हैं, पंचशील की कथाएं हैं, तो पंचतंत्र की कथाएं हैं, और ईसप टेल्स हैं। तो ये सब स्टोरीज मैं अपने चैनल अमृत ज्ञान गाथा पर डालती रहती हूँ। इसके अलावा एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए हमने अपनी कॉलोनी में 2-3 बार प्लांटेशन किया है। कभी चैरिटी भी करती हूँ, आसपास के गरीब लोगों को
कभी स्विंग मशीन देना या साड़ीज देना, इस तरीके की कुछ चैरिटी भी मेरी चलती रहती है। सो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आप अपने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को अपने लाइफ को रिजुविनेट करने के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत सारे काम कर रहे हो, वेमेन को हेल्प कर रहे हो, इंकरेजमेंट कर रहे हो और बहुत सारे प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हो। सो मैम ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हो कि आप ये यूट्यूब पे स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, तो ये क्या इसकी इंस्पिरेशन जो है आपकी बचपन वाली सरिता वाली कहानी से है या इसका कुछ रिलेशन नहीं है? नहीं, एक्चुअली वो कहानी से तो इसका कनेक्शन नहीं है, बट मेरे को नई नई चीज़ें सीखने में अच्छा लगता है और मुझे एक छोटे से बच्चे से भी कुछ भी सीखने में कोई हेजिटेशन भी नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इस एज में हूँ, पर जब मैं बच्ची थी तब ये चीज़ें नहीं थी, या हमारे समय में वो चीज़ें नहीं थी जो आज उस छोटे बच्चे के पास है। तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास जो अच्छाई होगी, जो खूबी होगी, जो टेक नॉलेज होगी, वो मैं तुमसे भी सीखूंगी। सो मैम हम ये कह सकते हैं कि आप ओपन टू लर्निंग हैं। या जी, एंड क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, जैसे वेमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, इनकरेज कर रही हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स कर रही हैं, तो आप मल्टीटास्किंग भी हैं एक तरीके से। और बताऊँ आपको, अभी रिसेंटली 5 अप्रैल को मैं एक प्ले भी करने जा रही हूँ। उसमें मेरा एक मेन कैरेक्टर है सरला नाम का, तो वो फीमेल इन्फेंटिसाइड पे है वो प्ले। तो अगर आपको टाइम हो तो आइएगा देखने। श्योर मैम। मैम इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें आने वाले टाइम में आपकी एक्टिंग स्किल्स भी देखने को मिलेंगी क्योंकि स्टोरी टेलिंग तो हमने देखी है, बट ये भी हमें एक्सप्लोर करने को मिलेगा कि आपका ये साइड भी है। जी जी, हम ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हम हमेशा कहते थे, एक स्टीरियोटाइप रखते थे कि स्ट्रिक्ट होते हैं, बट नहीं, सारे नहीं होते, ऑब्वियसली जी। मैम आपकी बातों को सुनकर तो हमें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने में यकीन करती हैं, तो आपको कुछ ट्रैवलिंग वगैरह का भी शौक है क्या? हाँ, ट्रैवलिंग का शौक तो शुरू से था, पर तब थोड़ी बंदिशें थी। पहले बच्चों की पढ़ाई, उनकी स्कूलिंग, कभी एग्ज़ाम, उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी। फिर हम लोगों को, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में है, तो कुल मिलाकर मैनेज नहीं हो पाता था। पर अभी जब से मेरा रिटायरमेंट हुआ है तो हम लोग कई कंट्रीज घूम के आए हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कीनिया, तो ये चल रहा है। जितनी सारी कंट्रीज आपने एक्सप्लोर करी हैं, वो सारी कंट्रीज आज के यूथ की हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन हो चुकी हैं सारी। हाँ, ये तो है, क्योंकि घूमना ही चाहिए। वहाँ से हमारा एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज तैयार होता है। तो लेकिन अभी थोड़ा सा फोकस भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम मल्टीटास्किंग एट द एज ऑफ स्टूडेंट वाली एज में अगर हम मल्टीटास्किंग करेंगे तो शायद हम फोकस ना कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स को तो मैं ये नहीं सलाह दूंगी कि वो इतना इस सब में से समय और पैसा दोनों बर्बाद करें, पर हाँ, एक बार कैरियर सेटल हो जाए और सब वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाए तो डेफिनेटली दे शुड गो। ओके, मीन्स आप कहना चाहती हैं कि दो ट्रैवलिंग से हमारा जो परसेप्शन है उसको नई राह मिलती है, उसको नए आइडियाज मिलते हैं, बट फॉर अ यूथ इट इज बेटर टू फोकस ऑन द करियर फर्स्ट। ओके, क्योंकि आपने भी वही पहले किया, पहले करियर फिर एवरीथिंग लेटर ऑन, क्योंकि सब साधनों का मीन्स तो वही है। जब कैरियर होगा तभी आपके पास पैसा होगा, जब पैसा होगा तभी आप पाएंगे। जी, ये हमारे जेनजीज के लिए स्पेशली आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। जी, देखिए जेनजीज को होता है एक्सप्लोर करना चीजें और नई नई चीजें लर्न करना, बट हमें मेन फोकस रखना है कि हमारी जो नींव है उस पर हम ध्यान दें, क्योंकि किसी भी चीज की जब नींव मजबूत होगी तभी उस पर बिल्डिंग खड़ी होगी। तो एजुकेशन इज सच अ थिंग कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो फिर आप निश्चित रूप से अपने कैरियर में वो मुकाम हासिल कर पाओगे जो आप चाहते हैं। हाँ, नींव स्ट्रॉन्ग है तो हम जितनी ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहें जा सकते हैं। ऑब्वियसली। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने जेनजीज को तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बट उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो कि घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को भूल जाती हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि लड़की की एक बार जब शादी हो जाती है तो वो डायलेमा में फंस जाती है कि परिवार देखूं या पढ़ाई देखूं, पर ऐसा नहीं है।
हम मल्टीटास्किंग लोग हैं, हम महिलाएं जो है मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। क्या देखिए, अगर मैं एक उदाहरण आपको समझाऊं कि हम किचन में रहते हैं, हम 4 बर्नर का भी अगर गैस है ना, तो हम चारों बर्नर पर काम कर पाते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो इट इज जस्ट बिकॉज वी आर लेडीज। ऐसे ही हम कर सकते हैं। और चारू, मुझे नहीं लगता पढ़ाई जैसी इम्पॉर्टेंट चीज के लिए कोई परिवार आपको रोकेगा। सो यू हैव टू मूव ऑन फर्स्ट। अपने लिए पहले स्टैंड लेना सीखो, निश्चित रूप से आपको सपोर्ट मिलेगा। मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, तो वहाँ शायद सबको ही इस तरह की अपॉर्चुनिटी ना मिले जैसे कि आपको मिली है, या शायद किसी की फैमिली उतना सपोर्ट ना करे। तो आप उन लेडीज़ के लिए उनको ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनसे उनको मोटिवेशन मिले हमारे वीडियो के थ्रू ही? हाँ चारू, आपका ये सवाल बहुत अच्छा और वाजिब है, क्योंकि लड़कियों के साथ ये दिक्कत तो होती है, पोस्ट मैरिज एंड बिफोर मैरिज, तो दोनों केसेस में ये चीज़ें आती हैं। हाँ, बट अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ती है। तो अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, आप अपने लक्ष्य पे 100% फोकस कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और परिवार वाले देंगे। तो उसके लिए आप किसी को अपना एक लक्ष्य, रोल मॉडल बना सकते हैं, और कुछ नहीं तो हमारे इस पॉडकास्ट को ही आप अपने परिवार वालों को दिखाकर हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैम की स्टोरी के थ्रू ही आप अपनी आइडलाइज कर सकते हैं, या किसी और को आइडलाइज करके अपनी फैमिली के सामने अपनी बात एटलीस्ट रख सकते हैं। डेफिनेटली। तो क्योंकि रोल मॉडल कोई भी किसी का भी हो सकता है, लेकिन पढ़ाई हमें सिस्टमैटिक करनी पड़ेगी, विद टाइमलाइन करनी पड़ेगी, और परिवार भी जब देखेगा कि इनका ये एक लक्ष्य है और शी कैन डू इट, तो निश्चित रूप से वो आपको सपोर्ट करेगी। मीन्स इन शॉर्ट ये है कि हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, अपनी बात रखनी होगी, अपने गोल्स डिफाइन करने होंगे, एंड ये प्रूव करना होगा कि हम गोल्स पे वर्क करने के लिए रेडी हैं। और इनफैक्ट अगर जब हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमें ये साबित भी करना होगा कि हम उस अपॉर्चुनिटी के लायक हैं, हमको वो चीज मिली है, हमारी मेहनत है। वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में मौका बार बार किसी को नहीं मिलता। आपको जब एक बार मौका मिला है तो यू हैव टू प्रूव इट। और फिर वही मैं शाहरुख खान वाला डायलॉग आपको बोलूंगी कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात उससे मिलाने की आपको कोशिश करती है। तो ये होता है, वास्तव में ऐसा होता है। हमारी जेनजीज इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी, क्योंकि हर बात में हम मैनिफेस्टेशन को इंक्लूड कर लेते हैं। आलिया भट्ट ने चाहे रणबीर कपूर से शादी करने का मैनिफेस्टेशन हो, चाहे कुछ भी हो, बट हमारी जेनजीज को बहुत अच्छा लगता है मैनिफेस्ट करना ये चीज़, एंड बिलीव भी बहुत करते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। हाँ, जेनजीज जो है वो भी बहुत मल्टीटास्किंग है। तो वो एट अ टाइम हम देखते हैं बच्चों को कि वो रील भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, डांस क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, स्विमिंग क्लासेस, हाँ, मतलब वो एक साथ इतने काम करते हैं। तो हाँ, ये एक्सप्लोर करने की आदत रहती है जेनजीज की। सो मैम, अब अपने शो के लास्ट सेगमेंट रैपिड फायर राउंड में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिनके आपको जवाब सिर्फ 1 to 2 लाइंस में देने होंगे। सो आपकी लाइफ से ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आर यू रेडी फॉर इट? सो मैम, इलाहाबाद या वाराणसी, आप क्या चूज करोगे? देखो, ये तो आपने बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया, क्योंकि वाराणसी में मेरी जड़ें हैं, है ना, मेरी ग्रूमिंग हुई वहां से, और इलाहाबाद वो जगह है जिसने मेरी पंखों को उड़ान दी। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। मीन्स आपके लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। जी। एक मॉडर्न लीडर के लिए आज की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हाँ, जैसे अभी आप जेनजीज की बात कर रहे थे ना, तो जो ये युग है, इसमें अगर आप बॉसिज्म दिखाओगे तो आप फेल हो जाओगे। आपके लिए जरूरी, बॉस के लिए जरूरी है कि वो जो उसके सबऑर्डिनेट है उनके साथ मिलके काम करे, उनकी मेहनत को भी रिकॉग्नाइज करे, देन ओनली ही विल बी अ गुड बॉस, और वो अपना काम अच्छे से कर पाए। टीम वर्क को प्रमोट करें, सबको साथ लेके काम चले, सबको साथ लेके चलेंगे तभी वो सक्सेस। क्योंकि जेनजीत की आदत होती है कि उनको अपने काम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर उनके काम की वैल्यू है, उनको रिस्पेक्ट मिल रही है,
तो वो बहुत ज्यादा उस पे इन्वॉल्व होते हैं, अपना बेस्ट करने की कोशिश हाँ, करते हैं। ये समय चेंज हो गया है। जो हम लोग का समय था जब हम जॉब में आए थे, तब से अभी बहुत चेंज हो गया। तो अभी तो अगर आपको बॉस हो, पर बॉसेस भी जी। छोड़ना पड़ेगा। मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड ने बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले किया है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखो, उनके बिना तो मेरी लाइफ अधूरी ही रहती। जी। और ये भी फैक्ट है कि जब से शादी हुई है तब से मैं बराबर प्रोग्रेस ही कर रही हूँ। तो मैं अक्सर कहती भी हूँ कि हाँ, शादी के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो चाहे मेरी एग्ज़ाम जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो उसमें सपोर्ट हो, चाहे मेरी सर्विसेज, इवन चारू, जब कभी मुझे ऑफिस में कभी कभी होता है कोई ऐसा क्रूशियल पॉइंट आता है या कोई ऐसा टफ टाइम आता है, तो जो चिट्ठी पत्री भी लिखनी होती थी, मैं उनकी हेल्प के बिना कभी नहीं लिखती थी। और एक बार लिख के उनको दिखा जरूर लेती थी। तो एक्चुअली ही इज़ मल्टीटास्किंग मैन। उनको सब कुछ आता है और अच्छी तरह से आता है। ही इज़ प्रोफेशनल है, उनका जो वो है। तो बहुत सारी खूबियां हैं उनमें। और एक और खूबी ये है कि वो किसी बात को टेंशन नहीं लेते। तो मैं चाहे ऑफिस से जितना भी टेंशन लेके आती थी, घर पे हमारे कभी कोई टेंशन नहीं रहा, ना उनकी नौकरी का टेंशन, ना मेरी नौकरी का टेंशन। तो इसलिए हमारी लाइफ बहुत अच्छे से बीती। और हम एक्स्ट्रा कैरिकुलर भी बहुत करते रहे, हमेशा मिलके। काफी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज। मैम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किस सेंस में आप कह सकते हैं? वो चाहे होम डेकोरेशन से रिलेटेड हो, चाहे गार्डनिंग से रिलेटेड हो। और हमारे ऊपर टेरेस गार्डन है। अभी आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने एक ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट का एक मतलब एक लैंड लेके हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट प्लांट किए हैं। और वो उनका शौक भी है, तो वो उसमें बिजी है। मीन्स हमें जल्दी ही ड्रैगन फ्रूट टेस्ट करने को मिलने वाले हैं। जी जी, बिल्कुल। लास्ट ईयर भी आए थे और इस बार तो अच्छी हार्वेस्टिंग होने की उम्मीद है। बिल्कुल। सो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट इनके केस में वो डिफरेंट है। हर कामयाब औरत के पीछे एक उसके सपोर्टिव हस्बैंड का भी रोल होता है। बिल्कुल जी। सो मैम, लास्टली एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, या उनको किस तरह से काम करना चाहिए या किस तरह से वर्क करना चाहिए कि उनके भी सपने सच हों? देखो चारू, जैसे कि अभी हम पहले भी बात किए थे, सबसे पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना लक्ष्य निर्धारित किए और बस चल दिए। एक बार जब लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो उससे रिलेटेड चीज़ों पर हमें एक विज़न तैयार, अपना वाइड विज़न तैयार करना पड़ेगा और फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हमारा विज़न तैयार है, हमारे पास लक्ष्य भी है और हम मेहनत भी कर रहे हैं, तो फिर कोई रीज़न नहीं कि आप सफल ना हो। ये हो सकता है कि आप उतने ऊंचे ना उड़ पाओ, पर कहीं फेल हो जाओगे ऐसा मैं नहीं मानती। आपकी मेहनत अगर आपने की है सही ढंग से, तो वो अवश्य रंग लाएगी। मीन्स आप कहना चाहती हैं कि पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करें, फिर उसकी आइटिनरी प्लान करके फिर उसको फॉलो करें। एग्जैक्टली। जब कहीं हम जाते हैं तो पहले डेस्टिनेशन तय करते हैं ना, फिर आइटिनरी डिसाइड करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली अपना जो फाइनेंस वाला पार्ट। तो सेम इज हियर, आपको पहले अपना डेस्टिनेशन, एक लक्ष्य आपको निर्धारित करना पड़ेगा और उस पे आप अपना 100% पहले दीजिए। मैम, हमने कई बार देखा है कि लोग अटेम्प्ट्स देते हैं बट नहीं क्लियर होता है तो बहुत निराश हो जाते हैं, कई लोग तो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखो, असफलता कोई पनिशमेंट नहीं है जी। हो सकता है जो पेपर जिसमें आप असफल हुए हो वो कोई आपसे बेटर हो जो सेलेक्ट हुआ हो, और आपके लिए कोई दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी हो जो आपका वेट कर रही हो। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आपने मेहनत की है तो ये नहीं तो कोई और आपके लिए कोई और रास्ता। और मैं अपने बच्चों को हमेशा समझाती थी कि एक जैसे पर्वत है ना, तो उस पर चढ़ने का केवल एक ही रास्ता नहीं होता, कोई किसी भी रास्ते से शिखर पर पहुंच सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि
हम इस रास्ते चढ़े थे, असफल हुए, तो अब हम वापस आ गए नहीं, हम हिम्मत हार जाएं या कुछ ऐसा करें जो माँ बाप के लिए जिंदगी भर की त्रासदी बन जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हम शिखर पर पहुंच सकते हैं। हो सकता है जो रास्ता हमने अटेम्प्ट किया हो वो रास्ता सही न रहा हो, हम दूसरे रास्ते से शिखर पर पहुंच सकते हैं। और इसमें कभी भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी ऐसी स्थिति भी आए तो बच्चों को चाहिए अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने मन की बात उनको समझाएं, कहाँ प्रॉब्लम है उनको समझाएं, क्योंकि माँ बाप से अच्छे जो गाइड करने के लिए माँ बाप से अच्छा कोई नहीं हो सकता। एंड हम कई केसेस में देखते हैं कि पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते हैं स्टूडेंट्स को कि ये इतने नंबर लाने हैं, फर्स्ट ग्रेड आना है, ये चीज़ है। तो उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए। हाँ, ये तो आप बहुत सही कह रहे हो। तो हमें बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, पहले बच्चों की काबिलियत को परखना चाहिए। और आज के समय वैसे माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो लोग भी इतना शायद प्रेशराइज नहीं करते होंगे, कुछ को छोड़ दें, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हमें पहले बच्चों की काबिलियत को देखना चाहिए, उनकी कैपेसिटी, उनकी मेंटल एबिलिटी और उनकी इच्छा। कई बार बच्चे बहुत काबिल होते पर उनकी इच्छा ही नहीं है सिविल सर्विस करने की, उनकी इच्छा है एक अच्छा फोटोग्राफर बनने की, तो ठीक है, उनको जाने दीजिए, उनको अच्छा फोटोग्राफर बनने दीजिए, क्योंकि जो उनके शौक का काम होगा ना वो उसमें अपना 100% दे पाएंगे। और आज ये अच्छी बात है कि आज की शताब्दी में अभी सारे वर्क सेम है, अभी एक कोई ऐसा नहीं है कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है। तो अभी बच्चे कर भी रहे हैं, फोटोग्राफी में बहुत लोग जा रहे हैं। इवन जो ऑडियो सेक्शन है उसमें मैंने अभी मेरे परिचित हैं, उनका बेटा गया। तो मतलब अलग अलग तरीके की फील्ड्स इनोवेटिव हो रही हैं और बच्चे उसको ज्वाइन कर रहे हैं। मीन्स आपका स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि डीमोटिवेट नहीं होना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको सफलता आज नहीं तो कल मिलनी ही मिलनी है। आपकी मेहनत का सिला आपको जरूर मिलेगा। मेहनत रंग लाती है। हाँ। और यहाँ सच में ये मेहनत रंग लाती है और लाएगी भी, क्योंकि मैम खुद उसका एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच मैम। आपसे बातचीत करने के बाद हमें सच में रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड वी कैन ट्रूली से ये आपकी अनस्टॉपेबल स्पिरिट ही है जो आपको पोस्ट रिटायरमेंट फेज में भी इतना एक्टिव और खुश रखती है। थैंक यू चारू, थैंक यू वेरी मच। और मुझको भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और ये एक ऐसा सेगमेंट हुआ जो मेरे 60 साल की जर्नी को एट अ स्ट्रेस आपने आज मुझसे पूछा, और कुछ लोग इसको देखेंगे इस पॉडकास्ट को, और हो सकता है कोई इससे इंस्पायर भी हो, तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी टू। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, ये थी अंजलि सोनी जी, हमारी आज की अनस्टॉपेबल स्पिरिट। इनसे बातचीत करने के बाद हम एक बात तो साफ कह सकते हैं कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। हमें अपनी मंजिल खुद ही बनानी पड़ती है। आज के लिए इतना ही, और आगे मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नई अनस्टॉपेबल स्पिरिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस द 24 टाइम्स।